नमस्ते। तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कि हम लोग बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सेकेंड मॉड्यूल है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो जितने टॉपिक दिए गए हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो सबसे बेसिक इसका इंट्रो पार्ट। तो इंट्रो पार्ट्स में जब हम आते हैं तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि CHO ग्रुप होता है और डबल O ग्रुप कीटोन्स होता है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर आप केमिकली इसको डिफाइन करते हैं तो क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सी मोर देन 4 OH ग्रुप है एंड OH ग्रुप के साथ कोई एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर कीटोन ग्रुप जुड़ा है, CO ग्रुप जुड़ा हुआ है। और बेसिकली रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमको बहुत ज्यादा अमाउंट्स में अपने खाने में चाहिए होता है। ओके, इसमें जो होता है, ठीक है, हम जान गए कि पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड है, इधर कीटोन्स है, CHO ग्रुप है, बहुत सारे OH ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है या O ग्रुप CO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, और मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये हमको खाने में बहुत ज्यादा चाहिए और एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो हमको मिलती है खाने से वो हमको कार्बोहाइड्रेट्स खाने से ही मिलती है। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो क्या चीज का बना हुआ है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो क्या है? OH लगा हुआ है, CO लगा हुआ है। तो इन एवरेज आप देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है और इसको जनरली बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक इन नेचर है। कार्बन ग्रुप है इसमें ऑब्वियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। और दूसरा क्या है कि जनरली स्वीट इन टेस्ट है, इसलिए हम लोग इसको सैचराइड्स कहते हैं या शुगर कहते हैं। बट एक्सेप्शनल यहाँ पे भी है, बहुत सारा ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स भी है जो स्वीट इन टेस्ट नहीं है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। बट जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे आप, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मेनली वाटर में सॉल्युबल भी होता है और जनरली स्लाइट स्वीटर भी होता है टेस्ट। ओके, तो अब जो हम इकाई की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना है, तो सिंपल शुगर का बना है, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, कोई भी चीज आप पढ़ेंगे, प्रोटीन भी पढ़ेंगे तो उसका भी कोई एक स्मॉलर यूनिट्स होगा, उससे फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स बना होगा, या लिपिड्स से भी पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज का बना हुआ है? मोनोसैकेराइड्स। फिर मोनोसैकेराइड 2, 3, 4, 5 जुड़ के और ज्यादा बनेगा। ओके, नाउ अब बायोकेमिकल फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहला फंक्शंस तो हम जानते हैं क्या है कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारे लिए एक फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। जैसे पेट्रोल से गाड़ियां चलती है, वैसे जब तक कार्बोहाइड्रेट्स हमको ना मिले तो हमारा बॉडी नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, जितने भी सेल्स हैं या ब्रेन फंक्शंस कर रहा है व्हाटएवर, या जितने भी हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कोई भी तरह का बायोकेमिकल एक्टिविटीज आपके बॉडी में हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी प्रेजेंट है। जैसे एनर्जी खत्म होता है तो ATP मिलेगा नहीं, तो उनका काम रुक जाएगा। तो ये हमारे बॉडी में फ्यूल का काम करता है। और क्या है कि ये हमारे बॉडी में स्टोर है। कभी कभी हम नहीं भी खाना खाते, फॉर एग्जाम्पल कि जिनका फास्टिंग होगा उनका भी ऐसा नहीं कि उनका उस दिन का काम रुक जाता। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमारे बॉडी में जैसे हम खाते हैं तो जितना रिक्वायरमेंट होता है वो वहां पे लग जाता है, बाकी जितना खाना बचता है रिक्वायर्ड, तो वो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, या प्लांट में स्टार्च के रूप में जैसे ही हमको चाहिए। तो अब ये इसका लाइसिस होगा, ग्लूकोज में बटेगा। तो ये बहुत प्रक्रिया है जो हम आगे मेटाबॉलिज्म चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिकली यही जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है और ये हमारे बॉडी में स्टोर फॉर्म से भी रखा रहता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्या है कि आपने बायोलिपिड लेयर वाला पढ़ा होगा कि हमारा जो सेल्स है, सेल वाल है या चिटिन का बना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो बाहरी स्ट्रक्चर है जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो अब ये चिटिन क्या है? ऑब्वियस कार्बोहाइड्रेट से। मैनन्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। तो जो स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स का भी काम करता है कि सेल वाल के बाहर लेयर पे लगा हो
प्लांट्स में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। दूसरा, फैट्स और प्रोटीन्स के बायोसिंथेसिस में भी इंटरमीडिएट्स का काम करता है। कैसे काम करता है, अभी फिलहाल हम इतना ही जानते हैं कि इंटरमीडिएट्स का काम करता है, क्योंकि एटीपी चाहिए। अगर प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है, लाइसिस भी हो रहा है, तो उसको तोड़ने जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी एटीपी कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियस, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा एनर्जी जनरेशन। तो फैट्स को मेटाबॉलिज्म में, चाहे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी मिलता है। उसके बाद ब्रेन काम कर रहा है, हर एक टिश्यू जो भी हमारे बॉडी में काम कर रहा है, वो उसको एनर्जी का सोर्स कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा बहुत सारे चीज में एसोसिएटेड होता है। प्रोटीन पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक कंजुगेटेड पार्ट्स है जो नॉन प्रोटीनियस है, तो वहां पे क्या है? ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट बहुत जगह पे जुड़ता है और कुछ ना कुछ चीजें बनाता है, बेनिफिशियल वर्क, या फिर एंटीबायोटिक्स में काम आ रहा है, या प्रोटीन के साथ जुड़ा है, लिपिड्स के साथ जुड़ा है, तो वहां पे भी इसका काम है। आरएनए डीएनए का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहता है, सुगर मोइटी रहता है। तो सुगर मोइटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। तो ऐसे बहुत सारे काम है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर कंटेंट्स में बहुत ज्यादा रिच है, जो हमको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति दिलाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हमने फाइबर वाला अभी अभी सोशल फार्मेसी में पढ़ा है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर या रफीज इन अवर फूड। ठीक है, तो ये हमारा टोटल फंक्शंस था कि क्या क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, तो अब नेक्स्ट है आपको प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो बट प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या करना है कि एक चीज यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्या कर दिया है कि आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, दूसरा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है। मतलब कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है आपको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सिलेबस में नहीं है, पहले सिलेबस में था। तो अभी रिसेंटली सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज है कि केमिकली कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो वाले प्रॉपर्टीज है। डायस्टेरियोमर्स हो गया, या स्टेरियोमर्स हो गया, आइसोमर्स हो गया, एनोमर्स हो गया, एल एक्टिविटी हो गया, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम केमिकल पे आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे प्रैक्टिकल्स में आप देखेंगे ओसाजिन फॉर्मेशंस या बेनिफिट। और एक बेहतरीन चीज क्या होगा कि यहाँ पे दो चीज दिया है, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों सेम है। ठीक है, तो ओसाजिन फॉर्मेशंस, तो ओसाजिन्स क्या है कि कार्बो एक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ओसाजिन के बारे में पढ़ा होगा, नोमेनक्लेचर के वक्त आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या है कि जब शुगर रिएक्ट करता है बहुत ज्यादा फिनाइल हाइड्रोजिन के प्रेजेंस में, तो ओसाजिन बनाता है। तो ओसाजिन बनाता है, इसका एक केमिकल प्रॉपर्टीज है। दूसरा बेनेडिक्ट रिएजेंट है। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट में जैसे ही आप डालेंगे तो ये रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होके क्या करता है कि कलर अलग कर देता है अपना। जनरली ऑरेंजेस कलर से लेके ब्रिक रेड तक का कलर दिखाता है। वो वहाँ पे कितना ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट है उस हिसाब से, तो वो बेनेडिक्ट टेस्ट देता है। ऐसे ऑक्सीडेशंस देता है कि जो मोनोसैचराइड्स है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो ऑक्सीडेशंस में भी जाता है, और उसका अल्कोहल्स भी रिड्यूस होता है। तो ये सब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासिफिकेशंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशंस। तो मेनली जो क्लासिफाई किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को, नंबर ऑफ मोनोसैचराइड्स कितना प्रेजेंट है, और मतलब बेसिक यूनिट कितना प्रेजेंट है उससे। तो अब ये जो मोनोसैचराइड्स है, मोनो मीन्स वन, सिंगल एंड सैचराइड्स विद शुगर। तो सिंगल अगर शुगर यूनिट है तो मोनोसैचराइड्स। फिर आया डाइसैचराइड्स यानी टू, डाई मतलब टू, ऑलिगोसैचराइड टू, 2 से 10 तक, और 10 से ज्यादा हुआ दैट इज पॉलीसैचराइड्स। ओके, तो नीचे में दिया हुआ है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब इसका एग्जाम्पल है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसका बिल्कुल भी भाग भी है, बहुत ही इजी है कि जितना मॉलिक्यूल्स उसमें जुड़ा हुआ है उस हिसाब से नाम पड़ गया। सिंगल जुड़ा है दैट इज मोनोसैचराइड्स, 2 जुड़ा है दैट इज डाइसैचराइड्स, 2 से 10 तक जुड़ा है दैट इज ओलिगोसैचराइड्स, एंड 10 से ज्यादा जुड़ा है अप टू 100 एंड मोर दैट इज पॉलीसैचराइड्स। ओके, नीचे उसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे मोनोसैचराइड का ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, डाइसैचराइड का सुक्रोज, गैलेक्टोज,
माल्टोज, ये सब। ओके, तो अब हम एक एक करके आएंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ऑब्वियस मोनोसैचराइड्स में सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सुगर जुड़ा हुआ है, तो मोनोसैचराइड सबसे सिंगल है। जैसे डाइसैचराइड्स है तो वहाँ पे दो मोनोसैचराइड्स कोई जुड़ा होगा, इधर सेम टाइप का मोनोसैचराइड्स या अलग टाइप का मोनोसैचराइड। जैसे मोनोसैचराइड देखिए, जैसे दो ग्लूकोज यूनिट जुड़ा है दैट इज डाइसैचराइड्स हो गया, 3 यूनिट जुड़ा है तो ओलिगोसैचराइड्स में आ गया, 100 यूनिट जुड़ा हुआ है ग्लूकोज तो वो पॉलीसैचराइड्स में आ गया। तो पहले हम मोनोसैचराइड्स में देखेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब ये सबसे छोटा है, इसको हम क्या तोड़ेंगे, तो इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते ऑब्वियस, क्योंकि ये सबसे स्मॉलर है, बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल को क्या तोड़ेंगे, जैसे सेल हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है हमारी बॉडी का, यूनिट है। तो जैसे टिश्यूज है, टिश्यूज को टूटना होगा तो सेल्स में टूटेगा, लेकिन सेल्स किस में टूटेगा, क्योंकि सेल्स भी सबसे स्मॉलर इकाई है, तो वो अगर टूटेगा भी क्या चीज टूटेगा, एटम्स में टूटेगा, बट एटम्स का तो गिनती करते नहीं है। तो वैसे ही मोनोसैचराइड्स क्या है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। दूसरा कलरलेस है, क्रिस्टलाइट सॉलिड है, जो मोनोसैचराइड्स है हमेशा पानी में घुल जाता है। और दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट जो भी है क्लोरोफॉर्म वगैरह, उसमें इनसॉल्युबल होता है। इसमें एक फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, जिस वजह से ये सारे रिएक्शंस को पास करता है। फ्री कोई भी चीज रहेगा तो उसके साथ जल्दी अटैचमेंट होगा कोई भी चीज, दैट्स व्हाई जितने भी तरह के रिएक्शंस हैं सबसे फास्टली मोनोसैचराइड्स जाता है स्टार्ट टेस्ट को छोड़ के। बाकी जितने भी बेनेडिक्ट हो गए, सर्जेंट टेस्ट हो गए या फेलिन टेस्ट हो गए, तो सबसे पहला जो रिएक्ट करेगा दैट इज मोनोसैचराइड्स। जनरल फॉर्मूला दिया गया है जो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद अब मोनोसैचराइड्स क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है उस हिसाब से नाम पड़ गया, तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। तो लेकिन जो आपको पढ़ना है वो क्या है, हेक्सोज पढ़ना है। हेक्सोज में बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना, बस स्ट्रक्चर याद करना है। ये तीनों ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, इन तीनों का आपको स्ट्रक्चर याद करना है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको याद करना पड़ेगा, बार बार बनाएंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज ओलिगोसैचराइड्स। तो जो डाइसैचराइड्स है वो अंतर्गत ओलिगोसैचराइड्स का ही आता है। कभी कभी हम उसको अलग क्लासिफाई करते हैं, कभी कभी हम एक साथ ले लेते हैं। ओके, तो ओलिगोसैचराइड्स में क्या है, 2 से 10 मॉलिक्यूल्स रहता है मोनोसैचराइड्स का। और ऑब्वियस जब 2 से ज्यादा इसमें है, 2 या 2 से ज्यादा है तो इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज करके 2 अलग अलग यूनिट्स में टूट सकता है। तो ये टूट सकता है, ये हाइड्रोलाइसिस में जाएगा। और 2 को जोड़ने के लिए कोई एक बॉन्ड होना चाहिए, उस एक बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिड। ऐसे प्रोटीन, जैसे 2 प्रोटीन यूनिट जुड़ेगा, 2 अमीनो एसिड्स वाला जुड़ेगा, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं, तो जुड़ने के लिए एक लिंकेज चाहिए। तो वैसे ही अगर ओलिगोसैचराइड्स लिया है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में 2 यूनिट्स अगर जोड़ा है तो उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको तीनों का पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ग्लूकोज, एक ग्लूकोज यूनिट हो गया, दूसरा फ्रुक्टोज यूनिट हो गया। तो इन दोनों को के बीच में यहाँ पे आप देखेंगे में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये बीच में जो जहाँ पे वो दिख रहा है, दोनों के बीच के एक बॉन्डेज है, उसी को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों है, सुक्रोज, गैलेक्टोज एंड माल्टोज। इसमें सबसे बेसिक चीज आपको याद क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इन तीनों का स्ट्रक्चर याद कर लें। और स्ट्रक्चर जो याद कर ले तो आपको पूछा जाएगा कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से जो ओलिगोसैचराइड्स बना है या डाइसैचराइड्स बना है उसको क्या नाम है, या सुक्रोज का मोनोसैचराइड्स कौन कौन सा मोनोसैचराइड्स है, 2 यूनिट क्या क्या है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सुक्रोज है तो ग्लूकोज, 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रुक्टोज का बना है। लैक्टोज है तो 1 यूनिट गैलेक्टोज और 1 यूनिट ग्लूकोज का बना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉलीसैचराइड्स। तो ये सबसे पिकुलियर है, ओलिगोसैचराइड्स और मोनोसैचराइड्स दोनों सिमिलर है। जैसे कोई भी रिएक्शंस में जाता है इसमें बहुत ज्यादा फ्री, पहले हम जाने की जो हमारा मोनोसैचराइड था उसमें फ्री है, तो रिएक्शन करने में आसानी है, कोई भी रिएजेंट्स को जो भी एक्टिव कंपोनेंट्स है। उसके बाद आया डाइसैचराइड्स, तो फिर उसको तोड़ेगा, फिर उसमें रिएक्ट करेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट जैसे पॉलीसैचराइड्स आता है तो ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 10 से जाके 100 तक शुगर लेंथ है। तो अब यहाँ पे क्या है कि
ऑब्वियस हाइड्रोलाइसिस में तो जाएगा बट, और हर एक रिएक्शन में भी जाएगा, बट इसको थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि ये सारे बॉन्ड को टूटेगा, वहां पे एल्डिहाइड फ्री होगा, उसके बाद फिर उससे रिएक्ट करेगा। तो इसका जो थोड़ा पिकुलियर अलग टाइप का रिएक्शंस देता है, क्योंकि ये जनरली कुछ एक्सेप्शनल है कि जनरली कुछ पॉलीसेकेराइड सुगर इन टेस्ट नहीं होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये सब इसका एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे दो तरह का रहता है, एक हेट्रो, दूसरा होमो। अगर एक जैसा सारा है, मतलब ग्लूकोज यूनिट ही 100 बना हुआ है, उससे पॉलीसेकेराइड्स बना, तो दैट इज होमो। अगर ग्लूकोज है फिर लैक्टोज आ गया, इस टाइप का 2 3 4 5 अलग अलग मोनोसेकेराइड्स से बना हुआ है, तो उसको हम लोग हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है, वो हम देख लेंगे। तो आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन, इन तीनों का आप स्ट्रक्चर याद रखिए, इनका स्ट्रक्चर्स आपको बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये बेसिकली आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है कि कैसे क्या होता है। तो मॉलिस टेस्ट सबसे जो बेसिक टेस्ट है, दैट इज मॉलिस टेस्ट, ये सभी के द्वारा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे इसको कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स में देता है, फिर फर्दर इसको जैसे अल्फा नैप्थोल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पर्पल जैसा एक कलर प्रोडक्ट देता है। उसी कलर बेसिस पे हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये जो भी इसमें प्रेजेंट है दैट इज द मॉलिक्यूल विल बी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, वैसे फेलिंग टेस्ट है, तो फेलिंग रिएजेंट होता है फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। तो ये रिडक्शन टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो फेलिंग सॉल्यूशंस क्या है कि जैसे ही इसमें हम रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि मोनोसेकेराइड्स जनरली होता है, तो मोनोसेकेराइड्स पर जैसे ही देंगे तो ये क्या होता है कि कुप्रस ऑक्साइड में प्रेसिपिटेट आउट होता है, और ये कुप्रस ऑक्साइड कैचेस कलर देता है ब्रिक रेड। इस जैसे ही ये कलर फॉर्म हो रहा है, तो जैसे हम जानेंगे कि हमारा रिड्यूसिंग शुगर इसमें प्रेजेंट है। बेनेडिक्ट टेस्ट सिंपल वैसा ही है, सेम जैसा फेलिंग है, कलर कॉम्बिनेशंस भी वहीं पे है, बट यहाँ पे जो रिएजेंट है वो अलग है, यहाँ पे बेनेडिक्ट रहता है। तो बेनेडिक्ट इनिडायोल्स को प्रेजेंट करता है, इसका भी कलर ब्रिक रेड होता है। वैसे ही बार्टफोर्ड रिएक्ट होता है, बट बार्टफोर्ड में क्या होता है कि ये बेसिकली जैसे कि जितने भी टेस्ट हैं, ये हमने फेलिंग टेस्ट किया या बेनेडिक्ट टेस्ट किया, तो इसमें क्या होता है मोनोसेकेराइड्स भी जाते हैं और हमारा डाइसेकेराइड्स भी जाते हैं। तो हमको डिफर करना हो कि कौन सा मोनोसेकेराइड्स है, कौन सा डाइसेकेराइड्स है, फर्दर डिफरेंस हमको क्रिएट करना हो तब हम ये टेस्ट करते हैं, दैट इज बारकोड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि इंस्टेंट में मोनोसेकेराइड टेस्ट देता है, तो इसीलिए, और जो सेकेंड वाला हमारा टेस्ट है उसको टाइम लग जाता है 10 मिनट्स, तो इंस्टेंट में जो दिया तो हम वहां से पता कर लेते हैं कि दैट इज मोनोसेकेराइड्स। और तो अभी तक हमने क्या किया, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड्स का किया। तो हमारे पास स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट नहीं था, तो उसके लिए हमारे पास आयोडीन टेस्ट है, तो वहाँ पे हम लोग एक आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो इतना ही आपको पढ़ना था। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ना है, तो आपका इतना ही चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो आज का टॉपिक हम ये कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट डे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट